Hello students, welcome here. This is our class 12th physics atom and nuclei. Okay, and today we are discussing Rutherford alpha scattering experiment. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे स्टूडेंट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए बेटा, रदरफोर्ड थर्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में बात करी. यू नो वेरी वेल. सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बात करी थी, देन जो थॉमसन ने जो प्लम पुडिंग का एक्सपेरिमेंट दिया था वो फ्लॉप हो गया था. वो ज़्यादा प्रॉपरली उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ठीक है, तो जो हमारा इससे पहले थॉमसन मॉडल आया था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स के बारे में, और ये लार्ज एंगल जो स्कैटरिंग हो रहा था अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और बेसिकली यू कैन से रदरफोर्ड ही वो साइंटिस्ट है जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर न्यूक्लियस, देन यू कैन से रदरफोर्ड द साइंटिस्ट हु डिस्कवर न्यूक्लियस. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझते हुए इस क्वेश्चन को करना है बेटा. ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, तो आपको बड़े अच्छे से समझते हुए करना है. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से करना है. चलिए, तो देखिए बेटा, उसने रदरफोर्ड ने क्या किया. सबसे पहले लिया एक लेड कैविटी. ठीक है, क्या लिया? एक लेड कैविटी, यानी कि एक लेड का बॉक्स, एक क्यूब की तरह लिया, जैसे एक डब्बे की तरह. ठीक है, क्यूब की फॉर्म में लिया और उसको बीच में से ऐसे काट दिया. ठीक है, और वहां पे रखा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. ठीक है, क्या रखा? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि एक ऐसा सोर्स लिया, और सोर्स हमने लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट. अभी हम जब न्यूक्लियस वाला पार्ट करेंगे तब आपको मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. तो देखिए यहाँ पे जो सोर्स लिया, हमें एक सोर्स लेना था जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो. हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों लिया बेटा? बिकॉज आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमेशा क्या करता रहता है? रेडिएशंस एमिट करता रहता है अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में. ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे सोर्स लिया था वो लिया था बिस्मिथ. क्या लिया था बेटा? बिस्मिथ लिया था. 83 214 इसका एटॉमिक नंबर है और 214 इसका मास नंबर है. ठीक है बच्चे, ओके. तो हमने जो यहाँ पे सोर्स लिया, आपसे पूछ लिया जाए कि विच सोर्स यूज फॉर अल्फा पार्टिकल्स एमिशन, तो यहाँ पे बिस्मथ लिया गया था बेटा. ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव, जिसमें से रेडिएशंस निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा. ठीक है, ये लिया गया है यहाँ पे छोटा सा इसका पीस. देखिए, अब देखिए बेटा कि इसमें ये जो कैविटी है वो लेड की ही क्यों ले गई? मतलब वो कोई भी तो ले सकते थे ना. तो जो यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, बिस्मिथ सोर्स है. कौन सा सोर्स रखा हुआ है? बिस्मिथ. तो इसमें से जब रेडिएशंस निकलेंगी चारों तरफ निकलेंगी बेटा. यूं तो है नहीं कि एक सीधा ही निकलेगा, बहुत सारी रेज निकलेंगी इधर से और चारों डायरेक्शन में निकलेंगी. ठीक है, तो यहाँ से जो रेज निकलेंगी बेटा, वो जो इधर उधर निकलेंगी, जो साइड में निकलेंगी, उन सबको तो क्या करेगा ये लेड पार्टिकल, जो लेड बॉक्स है, ये अब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, जो इधर निकलेंगे, पीछे निकलेंगी, इसके इधर ऊपर निकलेंगे, नीचे निकलेंगे, उस सबको ये क्या कर लेगा अपने अंदर? अब्जॉर्ब. सिर्फ ये जो स्ट्रेट निकलेगा, ठीक है, जो नैरो बीम निकलेगी अल्फा पार्टिकल से, ये सिर्फ उसी को अलाउड करेगा. बाकी जो भी एक्स्ट्रा निकलेंगे सबको ये क्या कर लेगा? लेड कैविटी, लेड बॉक्स अब्जॉर्ब कर लेगा. तो अब समझ में आया आपने कि हमने लेड बॉक्स क्यों यूज किया. ठीक है, अब ये आगे भी जाके इस गोल्ड फॉइल पे प्रॉपरली हीट करे. ठीक है, प्रॉपरली उस पर जाके बम्बार्डिंग करे. इसके लिए हमने क्या लिया? एक लेड कैविटी ली. लेड कैविटी मीन्स आप ये कह सकते हो कि हमने छोटी छोटी लेड की क्या लिए? ब्रिक्स. ऐसे ब्रिक्स लगाई. ये ब्रिक्स क्या काम कर रही हैं बेटा? ये ब्रिक्स का काम है कि ये क्या कर रही हैं? ये सिर्फ अलाउड कर रही हैं, कोलिमेटर भी बोल सकते हैं, लेड स्लिट भी बोल सकते हैं इनको, या लेड ब्रिक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, एक ही मतलब है. ये अलाउड कर रही थी कि जो ये बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये स्ट्रेट जाए और डायरेक्टली जाके गोल्ड फॉइल पे हीट करे. ठीक है, ओके बच्चे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी सोर्स, बिस्मिथ सोर्स लेना है. ठीक है, और उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, जो एक्स्ट्रा अल्फा पार्टिकल्स रेज निकलेंगे उनको ये लेड अब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ एक लाइन को अलाउड करेगा. और ये कोलिमेटर भी इसको एक प्रॉपर लाइन में जाए, इधर उधर ना जाए लाइन, इसलिए लगा रखा है. फिर ये देखिए गोल्ड फॉइल. अब क्वेश्चन आता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया आपने? तो गोल्ड फॉइल इसलिए ली थी बेटा बिकॉज जो गोल्ड है वो इसका मेलेबल नेचर होता है. ठीक है, मेलेबल नेचर मीन्स इसको हम पीट के बहुत पतले उसमें कन्वर्ट कर सकते, बहुत पतली इसकी
पन्नी या पतली सी स्लिट बना सकते हैं, बहुत पतला, ठीक है। और डिफ्लेक्शन जो उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाए, दैट्स वाई वी आर यूजिंग गोल्ड फॉइल। इतना जो इसका थिकनेस था वो था 10⁻⁸ मीटर। यू कैन इमेजिन कि बहुत ज़्यादा इतना पतला बना दिया गया था इसको कि इसमें सिर्फ एक एटम बच जाए। अगर मैं इस पेन की बात करूँ, इसमें तो बहुत सारे एटम्स है क्योंकि काफ़ी थिकनेस है इस पेन की, ठीक है। तो इसको इतना पतला कर दिया गया था कि ये बिल्कुल इसमें एक ही एटम बचे, ठीक है। बिकॉज हमें एक ही एटम पे स्टडी करना था, जो एक एटम पे वैलिड होगा वो सभी एटम्स पे वैलिड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ली गई थी आपकी एक स्क्रीन, और ये स्क्रीन यहाँ तक है, इस तरीके से पूरा फैला हुआ है, ठीक है, चारों तरफ। और स्क्रीन जो आपकी ली गई थी वो जिंक सल्फाइड की ली गई थी। किसकी ली गई थी बेटा? जिंक सल्फाइड की। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों ली? तो बेटा जिंक सल्फाइड के अंदर एक खास बात होती है कि अगर इस पे लाइट फॉल करेगी, इस पे कोई भी लाइट आके गिरेगी तो ये ब्लिंक करता है, चमकता है, ठीक है। क्या करेगा कि जब भी इस पे कोई भी लाइट आगे गिरती है, इस पे पड़ती है, तो वो ब्लिंक करता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने ये सब जो भी लिया, ये सब मैंने आपको समझा दिया। हाँ जी, एक बात रह गई आपकी कि हमने यहाँ पे लिया माइक्रोस्कोप, या आप इसको बोल सकते हैं मूवेबल डिटेक्टर, और यू कैन से गीगर काउंटर, ठीक है, गीगर काउंटर। तो ये क्या कर रहा था? ये डिटेक्ट कर रहा था, स्क्रीन पे पूरा इस तरीके से मूव कर रहा था, एंड ये डिटेक्ट कर रहा था कि कितने अल्फा पार्टिकल्स इस पे आके पड़ रही हैं, ठीक है। तो आपको सारा क्लियर हो गया। दिस इज द लेड कैविटी एंड दिस इज द सोर्स, दैट इज बिस्मिथ। ये कोलीमेटर है आपकी, और इस तरीके से ये अल्फा पार्टिकल की बीम आई, और ये हमारा क्या है? गोल्ड फॉइल है, जिसकी थिकनेस है 10⁻⁸ थिक मीटर, ठीक है। और दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दिस इज माइक्रोस्कोप, यू कैन से मूवेबल डिटेक्टर, ठीक है, या रोटेशनल डिटेक्टर, गीगर काउंटर भी बोल देते हैं। एंड दीज आर द अल्फा पार्टिकल विच आर फॉल ऑन दैट गोल्ड फॉइल, ठीक है। और जब इस पे अल्फा पार्टिकल आएंगे तो वो क्या करेंगे? इस पे फ्लैशिंग करेंगे। मैंने बताया था ना, जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या करती है, जब भी उस पर कोई लाइट आती है तो वो ब्लिंक करता है, फ्लैशिंग करता है, ब्राइटनिंग होती है उसके ऊपर। समझ गए बच्चे? इतना आपको क्लियर है? तो देखिए क्या हुआ बेटा, सपोज कीजिए कि यहाँ से 10 अल्फा पार्टिकल निकले, ठीक है। कितने निकले? 10 अल्फा पार्टिकल। तो 10 अल्फा पार्टिकल यहाँ से जब निकलेंगे तो 10 के 10 इस पे जाके स्ट्राइक करेंगे, इस गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। 10 के 10 अल्फा पार्टिकल जब इस गोल्ड फॉइल पे जब उन्होंने स्ट्राइक किया, तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा बेटा? देखा, साइंटिस्ट ने देखा, देखो ये सिर्फ अकेले रदरफोर्ड ने नहीं किया था, उसके साथ उसके 2 और थे, फ्रेंड्स थे, उसके साथ काम करते थे, दैट इज गीगर एंड मार्स्टन, ठीक है। तो इन्होंने भी इसके साथ इसकी हेल्प करी थी। ये भी ध्यान रखेंगे कि 2 बंदे उसके साथ थे, दैट इज गीगर एंड प्लस मार्स्टन। और अल्फा पार्टिकल को उस टाइम तो नहीं पता था कि ये हीलियम के कंपेरेबल है, अब तो पता चल चुका है कि दिस इज कंपेरेबल टू हीलियम, ठीक है। सबको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल को हम एज ए हीलियम भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका मास 4 होता है, ठीक है बेटा। तो ये जो मान लीजिए 10 अल्फा पार्टिकल आए तो 9 तो स्क्रीन पे मिले, और 1% अल्फा पार्टिकल आपको इधर वापस मिला, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम एटम है वो क्या है? हमारा खाली पड़ा है, सिर्फ क्योंकि जब देखिए यहाँ कोई पार्टिकल नहीं मिला हमें, यहाँ पे मिले इस एरिया में और इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं मिला, इधर इस पे भी, इधर वापस होके हमें एक पार्टिकल यहाँ पे तो मिला कुछ परसेंट, 1% यहाँ मिले, 9% आपको यहाँ मिले, 90% यहाँ और 10% यहाँ। इट मीन्स यहाँ पे कुछ तो है जिसे टकरा के पार्टिकल वापस आ गया, कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। वरना आप ये देखिए ना, जब ये इसमें से 10 पार्टिकल इधर स्क्रीन पे जाके पड़े हैं तो 90% तो आपको यहाँ मिल गया इस एरिया में, यहाँ वापस गया, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ है, वो यहाँ पे जो कुछ था वो क्या था बेटा? न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। और चार्ज का कैसे पार्टिकल का पता चला? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, तभी तो इसको यहाँ से वापस आया, कोई पार्टिकल इधर मिला हमें इस एरिया में, तो इसका मतलब यहाँ पे पता चला कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बैठा हुआ है और काफ़ी मासिव ऑब्जेक्ट है, तभी तो उसको वापस फेंक रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है बेटा। सारे बच्चों को समझ में आ गया। एंड थीटा है यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। कि वो जैसे कि अब मान लीजिए दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन, अब जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन वो अपने पाथ से कितना डेविएट हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ भी इस तरीके से भी हो सकता है, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन।
कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, यहाँ पे कितने पार्टिकल आके स्कैटरिंग करते हैं। तो सारा समझ में आया बेटा क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से अल्फा एक्सपेरिमेंट हुआ था। होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ओके, चलिए ठीक है बेटा। देखिए अब हमने क्या क्या यहाँ से दिया, तो हमने सोर्स लिया बिस्मथ का, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, न्यूक्लियस की हमें यहाँ से पता चले कि इससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अल्फा पार्टिकल हीलियम के कंपेरेबल होता है, रदरफोर्ड और गीगर ने ये प्रैक्टिकल किया। और थीटा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। एंड थीटा क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। गोल्ड को ही क्यों लिया, इट्स मेलेबल नेचर और हमें प्रॉपर डिफ्लेक्शन मिल जाए इसलिए लिया। अदरवाइज आप एल्यूमिनियम भी ले सकते थे, वो भी काफ़ी थिन मेलेबल नेचर है उसका भी काफ़ी। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों ली, ताकि जब, क्योंकि आपको पता जब भी इस पर लाइट आके गिरती है तो इट ब्लिंक, ये ब्लिंक करता है, ठीक है। सो नाउ ग्राफ देखिए बेटा, ग्राफ बनाया गया था एक नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल के बीच में और स्कैटरिंग एंगल के बीच में, ठीक है। तो ये इसके जो डिफरेंट थे, आप इस तरीके से कह सकते हो कि अल्फा पार्टिकल थे जो स्कैटरिंग कर रहे थे। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ का मतलब है कि जो अल्फा पार्टिकल है मोस्टली क्या चले गए थे, स्ट्रेट चले गए थे। कुछ परसेंट पार्टिकल हैं जो 1 डिग्री से ज़्यादा स्कैटर्ड हुए थे, ठीक है। देयर आर सम पार्टिकल थे, ठीक है, जो मूव बैक हुए थे। क्लियर। तो इस तरीके से आपको अगर ग्राफ बनाना है तो इसके बीच में आप ग्राफ बनाओगे और उसको बताओगे कि ये इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करी गई थी, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। तो एक ग्राफ किसके बीच में है, बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल एंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, तो डॉट से आपको क्लियर हो रहा होगा कि डाटा पॉइंट से ही एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी से पता चला था कि 90% जो हैं वो हमारे स्ट्रेट चले गए थे और कुछ परसेंट 1% वापस आए थे। तो उससे पता चला था कि देयर इज ए न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप इसको अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपने देखा कि इनके बीच में कोलम्बियंस अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जब देखिए आपने जब ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, दिस इज पॉजिटिव पार्टिकल एंड अल्फा इज ऑल्सो पॉजिटिव पार्टिकल। तो पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या लग रहा है, कोलम्बियंस अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है, ठीक है। तब हमें पता चला था कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और इस तरीके से जो फोर्स होगा इनके ऊपर वो कितना होगा, 1/4πε0 ZE2E/r², ठीक है। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से स्कैटरिंग हुआ था। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए कि जो एक स्कैटरिंग जो 180 डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे जो इसको चलो मैं एक बार अलग से ग्राफ बना के दिखाती हूँ आपको। सपोज दिस इज न्यूक्लियस। तो बेटा देखिए इस तरीके से अल्फा पार्टिकल आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आए तो आपको क्या लग रहा है, इसके बिल्कुल को जा पाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और ये भी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो वी आर टेकिंग अगेन, सपोज दिस इज न्यूक्लियस। तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल आएगा और ये क्या करेगा, अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब जितना मैक्सिमम इसके नज़दीक जा पाया वो, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आर नोट से। दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। कि क्योंकि दोनों पॉजिटिव पार्टिकल हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, तो इसके बहुत कम नज़दीक जा पाएगा, ठीक है। एक और सेकंड केस, एक और हमें यहाँ पे दूसरी चीज़ समझनी है। देखिए जब अल्फा पार्टिकल इसके क्लोज जाएगा तो सपोज दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिएगा, तो एक मान लीजिए सेंटर में आया तो ये यहाँ से रिट्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितने का, 180 डिग्री पे, क्योंकि वापस अपने पाथ से रिट्रेस हो रहा है। अब मान ली कोई पार्टिकल यहाँ है तो इससे क्लोज तो ज़्यादा नहीं जा पाएगा ना, तो वो इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। अब कोई पार्टिकल यहाँ है तो वो इस तरीके से जाएगा, यहाँ है तो वो इस तरीके से, और कोई ऊपर है तो सकता है स्ट्रेट भी चला जाए। इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, वो इसकी रेंज है न्यूक्लियस की, वो घटती जा रही है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या है ये, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या है बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। क्लियर, समझ गए आप इस बात को। तो दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है।
सो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, ये क्या बताता है कि न्यूक्लियस की रेंज कितनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर 180 डिग्री पे बात करें तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो क्या है हमारा, बी क्या है हमारा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इसके ऊपर। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं तो इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे आपका इम्पैक्ट बी इंक्रीज हो रहा है, जो थीटा है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या बोल सकते हो, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर, इज इम्पैक्ट पैरामीटर बी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इनके मूव कर रहे हैं ना वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, और इसका जो बीटा इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला दिया था रदरफोर्ड जी ने, वो आपका था, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय रदरफोर्ड, 1/4 पाई। ये इसने एनालिटिकली खुद ही कैलकुलेट किया था इम्पैक्ट पैरामीटर को, और ये दिस इज, और यू कैन से दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2। ठीक है, इन बाय ई। ई यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो, बेसिकली दिस इज ई इज द काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी है, ये काइनेटिक एनर्जी है बेटा। ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी जब वो उस एटम से दूर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम एक बार हमारा आर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सपोज दिस इज अवर न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आएगा और वो अपने ही पाथ को क्या करेगा, रीट्रेस करेगा, वापस चला जाएगा। तो ये जो इनके बीच का ये जो गैप है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बिल्कुल क्लोज नहीं जा पाएगा ये, बिकॉज ये एक अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है और न्यूक्लियस भी क्या है, एक पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, तो हमने जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो हमें क्या क्या पता चला कि न्यूक्लियस काफ़ी हैवी है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, सो दोनों को हम क्या लेंगे, इसको भी पॉइंट चार्ज लेना है, हमें इसको भी पॉइंट चार्ज मानना है। ओके, और जो इनके बीच में हो रहा है वो कौन सा कोलिजन हो रहा है, क्योंकि ये इसके पास आके वापस जा रहा है ना, इसके अंदर तो आके नहीं डल रहा, तो दिस इज इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन हो रहा है बेटा, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या बोल सकते हैं, द पार्टिकल, आप एक तरीके से ये बोल सकते हो, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, एट वेयर द अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ, और यू कैन से द वेयर न्यूक्लियस रिपेल द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस वेयर न्यूक्लियस रिपेल द अल्फा पार्टिकल, जहाँ पे न्यूक्लियस उस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर लेता है। ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो हमने माना है +2 इलेक्ट्रॉन, यू ऑलरेडी नो। और न्यूक्लियस का जो चार्ज है, सपोज इसको हमने बोल दिया, अल्फा पार्टिकल के चार्ज को हमने बोला Q1, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। ठीक है, और ZE, दिस इज द ZE, जेड, क्योंकि हमें पता है Q = NE होता है, इस भी आपको लेते हो हमने करा है। तो दिस इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का चार्ज है। ठीक है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ओके, तो चलिए निकालते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से ये मूव कर रहा है, तो वो हो जाएगी ½ mv²। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखिए बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कि वी क्या होता है, देखिए आपने ऑलरेडी करा हुआ है W/Q। ठीक है, V क्या होता है, W/Q, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, W इज द वर्क डन, यानी कि इसको हम पोटेंशियल, दिस इज वर्क डन, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, V × Q, जो हमारा चार्ज है। ठीक है, तो पहले हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, ZE/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, R0 इंटू में ये Q, किसका चार्ज लेना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है, वो कितना हो जाएगा, यानी कि अल्फा पार्टिकल का लेना है, दिस इज 2E। तो ये क्या आ गई, हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है बेटा, तो ये क्या कह रहा है कि जब इन दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा,
तो जितनी एनर्जी से पार्टिकल आ रहा था यहाँ पे रुकेगा और आफ्टर दैट इट गो बैक, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों इक्वल पुट करेंगे। सो हाफ mv² इज इक्वल टू ZE टू ZE² 4 π ε0 R0। ठीक है, तो यहाँ से जब हम R0 की वैल्यू निकालेंगे तो R0 हमारा हो जाएगा R0 इज इक्वल टू ZE² अपून में हो जाएगा 4 π ε0 हाफ mv²। So this is the distance of the closest approach. Clear? So the radius of the, तो यहाँ से आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि जो रेडियस होगी न्यूक्लियस की वो काफ़ी स्मॉलर होगी। ठीक है, जो हम R0 को कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कभी भी उसको अल्फा पार्टिकल कभी भी न्यूक्लियस की जो पेरीफेरी है कभी भी न्यूक्लियस को टच नहीं कर पाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चलिए एक काम करते हैं, आपको एक न्यूमेरिकल भी करा देती हूँ इसी पे बेस्ड। सो दिस इज द न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। In a head-on collision between alpha particle and gold nucleus, distance of closest approach is 4 × 10⁻⁻14। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो R0 गिवन है, जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर गोल्ड का 79 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यू नो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल ही होगी। तो फॉर्मूला लिखेंगे ZE 2E 4 π ε0 R0, जो हमें दे रखा है उसी के हिसाब से तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। सो 1/4 π ε0 9 × 10⁻9 पुट कर दिया, Z 79 2 इज हेयर E² यानी कि 1.6 10⁻⁻19 का स्केयर अपॉन में 4 × 10⁻⁻14। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 9 × 79 × 2। ठीक है, इंटू में 1.6 इंटू में 1.6। अब 10 की पावर्स को लेते हैं, 10⁻9 × 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अपॉन में 4 और इंटू 10⁻⁻14। तो पहले 10 की पावर्स को देखिए, ये क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻9 और माइनस 19 38। ठीक है, और ये प्लस में 14 ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए बेटा, 9 और 4 13, 38 में से 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10 की पावर 8 में से 4 गया 4। ठीक है, और 3 में से 1 गए 2, तो -24 बचा। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, अब 10 की पावर -24 बचा है, तो ये देखिए आप, फिर इसके बाद हम आगे सोल्व करते हैं। सो 9 × 79, 9 2 × 18 × 79 × 16 256। ठीक है, एंड दिस इज 2.56 इंटू में ये हमने सारा पार्ट सोल्व कर दिया है, अपॉन में जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर -24। ठीक है, ये बचा आपके पास। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको जब हम कंप्लीट सोल्व करेंगे, आफ्टर कंप्लीट सोल्विंग वी आर गेटिंग, ओके बेटा, तो ये जब हम इसको सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 910.08 इंटू 10 की पावर -24। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, तो देन वी आर गेटिंग 9.1 इंटू 10 की पावर -22 जूल। सो दिस इज द सॉल्यूशन। होप स्टूडेंट दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप इसको जरूर देखना, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चे, हैव ए नाइस डे।